दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी हैं, जो राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष रहे हैं और कृषि क्षेत्र में जो शास्त्री जी का योगदान है वो पूरा देश जानता है। तो क्या आपको लगता है जो आज की जो कृषि व्यवस्था है वो सही दिशा में जा रही, खेती किसानी और किसान, कृषि और किसान दोनों क्या सही दिशा में जा रहे हैं? जी नहीं, देखिए, किसान की तो कठिनाई है कि उसको दिशा उपलब्ध नहीं है। मैं पहले आपके दूसरा भाग है आपके प्रश्न का, क्या किसान सही दिशा में जा रहा है? तो जी, किसान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई छांटी नहीं है, उसके पास तो चॉइस नहीं है, क्योंकि कोई और वैकल्पिक व्यवसाय उसके पास उपलब्ध नहीं है। और दूसरी दिक्कत ये है कि यदि आप आंकड़ों का अध्ययन करें भारत सरकार के, अभी मेरे पास ये आंकड़ों की पुस्तिका रखी है, ये जी, स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस। तो बिल्कुल। वैसे मुझे याद भी था, मैं अभी देख रहा था सिर्फ अपनी उस बात को कंफर्म करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, कि 2 हेक्टेयर से कम का किसान, जितनी जोत हैं भारत में, जितनी भी कृषक इकाइयां हैं, उनका 86% से अधिक तो 2 हेक्टेयर से कम का किसान है। और यदि जी, 4 हेक्टेयर तक का किसान उसमें सम्मिलित कर लिया जाए, तो करीब 96% से अधिक किसान ऐसा है जिसके पास 4 हेक्टेयर से कम भूमि है। और इतनी भूमि में परिवार का खर्च चलाना भी संभव नहीं है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ये 96% यानी 96% जोत की इकाइयां जो हैं वो आर्थिक रूप से लाभकर नहीं है, वायबल नहीं है। और अगर 10 एकड़ से कम को ले लें तो 96% से अधिक जोत ऐसी हैं जो 10 हेक्टेयर से कम कम बैठ जाती हैं, यानी 25 एकड़ से कम। जी, तो किसी भी तरह से किसान के परिवार का खर्च चलाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। और उसका परिणाम ये होता है कि किसान के व्यवसाय में, अर्थव्यवस्था में और अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में एक मूल अंतर है। जैसे अगर नौकरी पेशा लोग हैं तो उनको 30 तारीख को या 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी, चाहे वो निजी जी, क्षेत्र में अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में है। व्यापारी है तो उसका जो नकदी का प्रवर्तन वो होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। परंतु किसान की कठिनाई ओम प्रकाश जी ये है, आप स्वयं जानते हैं किसान होने के नाते, कि जी, बुआई से पहले तैयारी करने से लेकर फसल आने तक किसान के खर्चे तो सारे चलते हैं, जुताई के ऊपर, सिंचाई के ऊपर, बीज के ऊपर, दवा के ऊपर, खाद के ऊपर, गुड़ाई के ऊपर, निराई के ऊपर, खरपतवार नियंत्रण के ऊपर, और उसको फसल को बिल्कुल। उठाना और बाजार तक ले जाना। परंतु उसके पास नकद आता है उस समय जब वह उसे मंडी में लेकर पहुंचता है। तो उस समय उसकी प्रतीक्षा जवाब दे देती है, सहनशीलता जवाब दे देती है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा है, दवा है, इलाज है, जो कर्ज ले रखा है उसके ऊपर ब्याज है, चाहे वो बैंक का हो या निजी क्षेत्र से लिया हुआ हो। तो उसकी जो विवशता है उसको अर्थशास्त्र की भाषा में डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है। तो उसको जो भी बाजार में दाम उपलब्ध है उसके ऊपर उसको बेचना पड़ता है। तो इसलिए किसान के पास तो कोई दिशा है नहीं। पहले तो मैंने आपके दूसरे भाग का उत्तर दिया है, और इतनी जी, छोटी की आकार। पहला आपने कहा कि इन्होंने कहा आमदनी बढ़ेगी, तो अभी जी, 2021 के आंकड़े तो मैंने नहीं देखे, परंतु कृषि लागत और मूल्य आयोग के 2020 के जो आंकड़े छपे थे उस संबंध में मैंने कई चैनलों को ये बात कही भी थी। ये तथ्य है कि उन्होंने जी, ये कहा है कि 2013 का, यानी भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पूर्व का जो वर्ष था, उसके मुकाबले 2020 तक किसानों की आय, रियल इनकम जो वास्तविक आय है, वह करीब 35% कम हुई है। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2016 में बहुत जोर शोर से संसद से लेकर बाहर तक सब जगह ये कहा था कि हम किसान की आय दोगुनी करेंगे। और जब हमारे कुछ मित्रों ने संसद में ये पूछा कि कितने कार्यकाल में, कितनी अवधि में आप करेंगे, तो उन्होंने एक साल दिया था 2022, जिसके अंत अब हो रहा है। आप जी, जानते हैं केवल 10 दिन 11 दिन बचे हैं 10 इस दिन साल बचे के। हैं। यदि अब जी, तक देखें तो दोगुनी होना तो छोड़ दीजिए, इन 2 वर्ष के आंकड़े नहीं हैं। जिस गति से खेती में के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम बढ़े हैं और किसान की जो उपभोक्ता लागत बढ़ी है, उस हुँ, गति से किसानों के
जिन्सों के दाम नहीं बढ़े हैं, तो निश्चित रूप से आय जो है बजाय बढ़ने के घटी है। इसलिए दिशा न उधर अच्छी है न इधर अच्छी है। और क्योंकि फिर दोबारा से उत्तर को आपको दोहराता हूं, क्योंकि 96% खेती की जोत के आकार ऐसे हैं जो किसान के लिए लाभकर नहीं है, जो उसका काम चलाने लायक भी नहीं है। किसी के घर में से कोई चाहे ड्राइवरी करता हो, चाहे निजी क्षेत्र में नौकरी करता हो या सरकारी में, उन परिवारों का काम चलता है। अकेले किसानी के भरोसे रहने वाला व्यक्ति भुखमरी के कगार पर है और बहुत भयंकर कर्ज में दबा हुआ है। शास्त्री साहब, आप तो कृषि मंत्री रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और किसानों के बीच में रहते हैं जी। इसका समाधान क्या, रास्ता क्या है आखिर इसका? देखिए, समाधान इसके एक नहीं है, समाधान इसके 2-3 है। पहला समाधान तो इसका यह है कि भारत की अभी भी करीब 52 से 55% भूमि ऐसी है जो असिंचित है, जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार है। हालांकि उसमें कुछ थोड़ा बहुत कृत्रिम रूप से जोड़ा हुआ है। वास्तविकता यह है कि 45% भूमि अभी सिंचित है। और यदि आप उसका सापेक्ष यानी कंपैरेटिव उसकी प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को देखें, तो जो सिंचित क्षेत्र है उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग औसतन 4 टन पर पहुंच चुका है। औसतन, कहीं कहीं तो 11 टन भी है, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, परंतु औसत 4 है। और जो असिंचित क्षेत्र है उसका औसत 1.2 टन है, यानी 12 क्विंटल समझिए आप, जबकि इधर 40 क्विंटल हो चुका है। तो ये बहुत दिनों से बात की जा रही है कि जहां भी जिस रूप में जितनी मात्रा जल की उपलब्ध है, पूरे भारत की भूमि को तो सिंचाई उपलब्ध कराना कठिन है, क्योंकि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा ही इतनी कम होती है, 50 मिलीमीटर ही होती है। परंतु लगभग 85 से 90% भूमि ऐसी है जहां किसी न किसी रूप में जल उपलब्ध हो सकता है, और उसकी अगर अच्छी तरह से उसका उपयोग किया जाए आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन, तो सबको मिल सकता है। तो भारत के उस, और गरीबी भी वहां, ये भी आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है प्रकाश जी। तो इसका रास्ता आप बता रहे थे सिंचित असिंचित। हाँ, मैं इसका ये बताना चाह रहा हूं कि इसके 2 लाभ होंगे। एक, इसमें आंकड़ा और जोड़ना चाहूंगा, इससे इसका जो तर्क आधार है उसको पुष्ट करने के लिए, क्या रैशनल है मेरे सुझाव का, कि ग्रामीण क्षेत्रों के 82% गरीब जनता इन असिंचित क्षेत्रों में रहती है। यदि आप उन आंकड़ों को देखें तो जो गरीबी की इंसिडेंस है, इस बार का इंडिया टुडे का आपका ही जो सर्वे है उसमें देखिएगा, आपने इंडिया टुडे का जो अभी लेटेस्ट मुझे भेजा है उसमें पत्रिका में, हिंदी वाली में, ये सर्वेक्षण निकला है। तो सीधे सीधे जो असिंचित क्षेत्र हैं वहां के ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी जो है वो अत्यधिक है, और पूरे देश के गरीबों की अगर ग्रामीणों की गणना करें तो उसका 82% उन असिंचित क्षेत्रों में रहता है। तो एक तो उस गरीबी को, कुपोषण को और भुखमरी का स्थायी निदान प्राप्त करने के लिए बिना सरकारी सहायता के यदि उनकी सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो वह काम स्वतः हो जाएगा। कम से कम उस न्यूनतम जो उनका जीवन स्तर है वहां तक तो किसान पहुंच ही सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, और रोजगार भी बनेगा। तो उसके लिए 10 वर्षीय योजना, मैंने जिस समय मैं योजना आयोग का सदस्य था तो मैंने ये बात कोशिश की थी कि अखिल भारतीय सिंचाई की एक 10 वर्षीय योजना बनाई जाए, और उसको राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें 50-50% के अपने योगदान के आधार पर 10 वर्ष में एक लक्ष्यबद्ध रूप से पूरा करें। तो एक सुझाव तो मेरा ये है, उसके विवरण में जाने का भी समय नहीं है। दूसरा सुझाव ये है, हाँ, सिंचाई नहीं, पर जहां सिंचाई हो सकती है पूरे भारत में 10 साल का लक्ष्य निर्धारित करके, आधा उसमें पूंजी का योगदान केंद्र करे, आधा वहां की सरकार करे, 10 वर्ष में उसको पूरा किया जाए। तो ग्रामीण गरीबी को, भुखमरी को, कुपोषण को बहुत प्रभावी रूप से उसको ठीक किया जा सकता है। दूसरा सुझाव यह है कि किसानों की दशा को देखते हुए जितने भी अर्थशास्त्री हैं, सब काम तो सबने किए हैं, एक काम आज तक किसी ने नहीं किया। केवल एक अध्ययन हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में, डॉक्टर अशोक गुलाटी और डॉक्टर स्वामी का एक रिसर्च पेपर था। उसको छोड़कर
सापेक्ष मूल्यों का अध्ययन किसी ने नहीं किया, जिसको अर्थशास्त्र की भाषा में कंपैरेटिव प्राइसेस कहते हैं या टर्म्स ऑफ ट्रेड कहते हैं, व्यापारिक दरें। उसका सीधा साधारण भाषा में यह है कि जिस गति से कृषि के उत्पादों से इतर उत्पादों के मूल्य बढ़े हैं, खेती के उत्पादों के मूल्य उससे पिछड़ते ही रहे हैं, और उसका यह परिणाम हुआ है कि ग्रामीण व्यक्ति यानी किसान खेती में लगे हुए प्रति व्यक्ति की आय और दूसरे व्यवसायों में लगे हुए प्रति व्यक्ति की आय, जो 70 के और 80 के दशक में जिसका अंतर 1 और 3 का हुआ करता था, अब वह 1 और 16 का हो चुका है। तो सीधे सीधे, जी हाँ, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि आप किसान को उसकी चीजों के उचित मूल्य दूसरे उत्पादों के अपेक्षा कम देते हैं, लागत से भी कम देते हैं, उससे भी कम देते हैं। तो इसका एक बहुत विश्वसनीय अध्ययन सारे विश्वविद्यालयों के द्वारा और अर्थशास्त्र के विभागों और विशेषज्ञों के द्वारा कराया जाए, और एक बार में तो वो चीज करेक्ट नहीं हो सकती, पर उस टर्म्स ऑफ ट्रेड को करेक्ट करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाए। तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है, जो भानुप्रताप कमेटी की सिफारिश थी, आपके याद हो 1990 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के प्रधानमंत्री, तो और जिस समय चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र अजीत सिंह जी थे उद्योग मंत्री, और चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री थे, उन्होंने सिफारिश की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को तय करने के लिए C2 लागत और उसके ऊपर 50% जोड़कर किया जाए। ये मैंने भी अपनी फाइल पर लिखा था, पर मैंने तो उस आयोग से बाद में त्यागपत्र दे दिया था जब हमारा दल चुनाव हार गया। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी बने थे, जिसको आजकल स्वामीनाथन आयोग के नाम से पुकारा जाता है। तो उस बात को बहाल किया जाए, जो कि इनका वचन भी था। आपको याद होगा 2013 और 14 में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता की ओर अग्रसर हो रही थी, उस समय सबसे बड़ा वायदा इन्होंने यही किया था कि हम आए तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे। परंतु दुखद बात यह है और विडंबना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में एक लोकहित याचिका दायर की गई, तो उसके उत्तर में इसी सरकार ने, मोदी प्रणीत सरकार ने यह कह दिया कि केंद्र के पास जितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं उसमें यह बात व्यवहारिक नहीं है, इसे किया नहीं जा सकता। तो पहला सवाल तो यह कि अगर नहीं किया जा सकता था तो आपने इतना अनुत्तरदायित्वपूर्ण, इतना गैर जिम्मेदाराना वायदा क्यों किया? चलिए उसको भी छोड़ दीजिए। फिर जब 19 का चुनाव आना शुरू हुआ तो 18 की खरीफ की या शायद रबी की फसलों का दाम तय करते हुए इन्होंने दावा ठोक दिया कि हमने तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी, जबकि उसमें आप देख सकते हैं, वो इतने विवरण में जाने का समय आपके पास नहीं है, प्लस FL के ऊपर 50% जोड़ा था, C2 के ऊपर नहीं जोड़ा था। तो ये एक गलत बात हुई, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। तीसरी बात और उसमें कि इस CACP को, ये जो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसकी सिफारिशों की मान्यता संवैधानिक हो, नहीं तो सरकार की मर्जी के ऊपर यह बात रह जाती है। और तीसरा और कि जो वैकल्पिक रोजगार हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था की जानी बहुत आवश्यक है। कृषि की जोत का जो आकार बहुत छोटा हो गया है, निरानिरी खेती के सारे, जो मैं पूर्व भी कह चुका हूँ, किसान अब जिंदा नहीं रह सकता। ये 3 मोटे सुझाव हैं, कुछ और चीजें भी इसमें आ जाती हैं।